अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखते हैं एक नज़र अखबारात के ऊपर कि अखबारात ने कौमी मामलात को किस तरह देखा। ज़रा एक पैकेज देखते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कामयाबी, EVM समेत कई अहम कवानीन की मंजूरी आज के तमाम कौमी अखबारात में लीड स्टोरीज के तौर पर शाया हुए हैं। रोजनामा दुनिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक सुर्खी लगाई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, 33 बिल मंजूर, बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट दे सकेंगे, अगले आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होंगे, कलभूषण को अपील का हक। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। रोजनामा जंग ने इसी खबर की सुर्खी के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया है। हुकूमत कामयाब, ऑपोजिशन नाकाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक और कलभूषण को अपील के हक समेत 33 बिल मंजूर। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पे नुमाया तौर पर शाया किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत ने अददी बरतरी साबित कर दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत 33 बिल मंजूर। रोजनामा नई बात ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को ही हाईलाइट किया। अल्फाज हैं, मुश्तरका इजलास, हुकूमती अददी बरतरी साबित, इंतखाबी इस्लाहात, EVM, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का हक, कलभूषण मामले समेत 33 बिल मंजूर। अंग्रेजी अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, गवर्नमेंट नेल्स इट। द नेशन की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, PTI गवर्नमेंट विंस वोट, राइवल्स वॉकआउट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी भी मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक है, लेजिस्लेशन बोनांजा। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, गवर्नमेंट विंस द रेस। और एक नजर डालते हैं जी रनडाउन पे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत कामयाब, अपोजिशन नाकाम। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी में ओवरसीज पाकिस्तानियों को 70 साल बाद वोट का हक मिल गया। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल मंजूर। मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास और मीडिया का मनफी किरदार। इंतखाबी इस्लाहात को जूते की नोक पर रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान की हिर्जा सराई। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग का इदारिया, IMF के 5 मुतालबात मंजूर और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इनामुल हक साहब का कालम पाक अफगान ट्रेड शामिल है। और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे बात होगी, पाकिस्तान की हुई जीत। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप क्या हाल है? और प्रोग्राम का आगाज़ सलाम से करते हैं, हालांकि हम पहले भी आपस में एक दूसरे सलाम को बोलचाल बंद नहीं है हमारी, लेकिन ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं कहता हूँ ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट मिल जाता है को बात करने का। कल हमने प्रोग्राम में बात की थी कि जी आज बड़ा डिसाइसिव डे है और हुकूमत ने शफीक साहब छक्का मार दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए कल ही हम बात कर रहे थे कि होगा क्या कि अपना अपोजिशन ने बाइकआउट कर देना है और इनके अरकान की जो अपनी गिनती है वो पूरी नहीं आएगी होगी। अब देखिए वो खसियानी बिली खम्बा नोचे के मुतरादिफ वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और पार्लियामेंट को, ये हो गया वो हो गया, जेलसाजी हो गई, बला बला, इस किस्म की बातें। अरे आप अपना घर तो पहले दुरुस्त करें ना। आपको जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है आपकी, वो आपकी पूरी नहीं कर सके। उसमें भी 10 से 12 बंदे आपके मिस थे। पहले आप अपना स्ट्रेंथ पूरी कर लें, फिर आप कहें जी हमने कोई काउंटिंग करनी है, हमने रिकाउंटिंग करनी है, हमने डिवीजन करनी है। और ये देखिए ये जो कानून है ना, ये बिल जो है कानून बन गए हैं। अब तमाम जो मामलात इस पे होंगे, अपोजिशन उल्टी हो सीधी हो, ये हम अदालत में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो अगले इलेक्शन उस पर होंगे, फिर बाकी जो 33 बिल पास किए हैं वो भी एक कानून बन गया। फिर देखें हमाकत क्या किया आपकी अपोजिशन ने कि वो बाइकआउट कर गए। अरे भाई आप अपना मौजूद होते, वहाँ अपनी तजवीज़ देते, अपनी प्रेजेंस शो करते। जो बड़े बड़े दावे थे हम ये कर देंगे, मुल्टा देंगे, कल का मुकाबला हम जीतेंगे, तो ये मुकाबला तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जीते। और बड़ी अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात कि हमारे जो अपना गैर मुकीम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको 70 साल बाद आपका ये इसका टॉपिक भी है, ये अपना राइट ऑफ वोट मिल गया है। तो इससे बड़ी बात क्या है कि जो आपको अरबों रुपए के आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं उसको आप इंसान नहीं समझते। और कल मुझे बता रहे थे सलमान साहब के बिलावल ने जो तकरीर की है और जो शहबाज जो है उनको रिडिकुल कर दिया। और मौलाना साहब जो हैं, अपना मौलाना फजल रहमान के बेटे जो हैं, वो जो क्लॉज आई है उस पर उन्होंने कहा कि इस पर लिताड़ा उसको। भाई क्या वो आपके वोटर नहीं? आप सिर्फ उनको उनका मीठा खाते हैं और जब उनकी बारी आती तो आप उनको मानते नहीं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे जो हमारे जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं
वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में और हिस्सा डालेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया है कि उनको पहली बार रिकग्नाइज किया है कि वो भी इसी हमारा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, एक रिपोर्ट सर देखते हैं खालिद साहब, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक रिपोर्ट देखिए जी। All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और कलभूषण से मुतालिक बिल समेत 33 बिल्स मंजूर कराने में कामयाब रही। पार्लियामेंट ने इंतखाबी एक्ट 2017 में मजीद तरमीम करने के बिल इंतखाबात तरमीम दोम बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात में EVM के और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल होगा। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2021, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल, मुस्लिम फैमिली लॉ तरमीमी बिल, एंटी रेप बिल, हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंसेज बिल, इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन तरमीमी बिल, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज तरमीमी बिल शामिल हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन तरमीमी बिल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद बिल, कर्ज बराए ज़रई तजारती और सनती मकासद तरमीमी बिल, कंपनीज तरमीमी बिल, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लिटरेरीज तरमीमी बिल, पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, गवादर पोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी तरमीमी बिल, इमिग्रेशन तरमीमी बिल और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए गए। हम खालिद साहब, कल का दिन हुकूमत की स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब रही और आप समझते हैं, और उसने बड़े तरीके से आज जितने अपने कानून साजी थी वो मुकम्मल की। देखिए राना साहब, मैं तो इस कानून साजी से भी जो अहम समझता हूँ हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर, वो ये है कि इससे इस पार्लियामेंट मुश्तरका जो इजलास था इसमें जो कानून साजी हुई है और जो हुकूमत को कामयाबी हुई है, उससे इस हुकूमत को एक सियासी ऑक्सीजन जो है अब वो मिली है और सियासी इस्तेहकाम जो है अब वो हुकूमत को जो है वो मिला है। क्योंकि कुछ अरसे से जो है हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की बातें हो रही थी, हुकूमत के ख़ात्मे की बातें हो रही थी, अदम इत्माद की बातें हो रही थी। तो इस तरह इससे जो बड़ा फ़ायदा जो हुकूमत को हुआ है कि अब लगता है कि हुकूमत जो है वो 2023 तक अपने जो 5 साल हैं बज़ाहिर वो पूरा करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो कानून साजी हुई है मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर, ये हुकूमत की एक मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि कौमी असम्बली से ये बिल ज़्यादातर पास हो चुके थे और सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत थी, जिस वजह से वहाँ वो बिल जो हैं वो अपोजिशन की मज़ाहमत पर पास नहीं हो सके थे। इसी वजह से ये सारा जो एजेंडा है ये मुश्तरका इजलास के अंदर लाना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर ये जो कानून साजी हुई है ये इत्तफाक़ राय से होती, क्योंकि माजी में हम देखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन ने उनका साथ दिया और मुतफ़िक़ा तौर पर जो कानून साजी है वो हुई। और इसी तरह जो 2017 का जो पॉलिटिकल जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर भी तमाम पार्टीज ने मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर, PTI भी उसमें शामिल थी, एक जो है वो इलेक्शन एक्ट तैयार किया। तो इस पर भी हुकूमत की तरफ से तो पिछले 1.5 साल से जो है वो अपोजिशन को दावत दी जा रही थी कि आप आएँ, इस पर मुज़ाकरात करें, अपनी इनपुट लाएँ, हम आपकी वो इनपुट शामिल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन का ये मुतालबा था कि EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो मामला है इनको मुज़ाकरात के एजेंडे से आप बाहर निकालें, जिस वजह से इस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इस कानून साजी के बाद भी जो है अभी जो मुज़ाकरात हैं उसका दरवाज़ा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बंद नहीं हुआ। इसमें भी तरामीम आगे चलकर हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये नामुकम्मल कानून साजी है।
इलेक्शन के अमल में जाने के लिए मज़ीद कानून साजी की जो है वो ज़रूरत होगी, जिस पर अपोजिशन के साथ जो है वो मुज़ाकरात फिर हो सकते हैं, आप समझते हैं, और होने भी चाहिए। देखिए, एक तो इस्लाहात का, मुज़ाकरात का, कानून की तरमीम का दरवाज़ा तो हमेशा खुला होता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपोजिशन को, वो तो उसने अवेल नहीं की। और 1.5 साल, जैसे खालिद कह रहे हैं कि जी 1.5 साल तक ये हुकूमत कहती रही कि भाई आइए बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, ले आइए जो आपकी तजावीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे चल सकते हैं, वो तो नहीं चले। उनका तो नैरेटिव क्या था? उनका नैरेटिव ये था कि हुकूमत अददी तादाद में अपनी बर्तरी ख़त्म कर चुकी है, उसकी बर्तरी रही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी के अंदर एक नया ग्रुप पैदा हो चुका है जो हुकूमत की मुखालफत में पेश है। और राना सनाउल्लाह साहब तो दावे करते थे हमारे साथ वो राब्तों के अंदर है, पूरा का पूरा ग्रुप। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप को कहते थे। फिर इत्तेहादी जमातों के बारे में कहा गया कि इत्तेहादी जमातें जो है हुकूमत को छोड़ चुकी हैं। यहाँ तो मंजरनामा ये पेश किया जा रहा था कि वजीर आजम पार्लियामेंट से इत्तेमाद का वोट खो चुके हैं। इस सिचुएशन में हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी बड़ी शानदार तरीके से इख्तियार की और साबित किया कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ना सिर्फ मुत्तहिद हैं, बल्कि असल दरार, जैसे शफीक ने कहा, वो हुकूमत के अपोजिशन के अपने अंदर है। उनके लोग जो हैं वो कम हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये ठीक है। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामानी पॉलिटिक्स के अंदर ना, जब भी आप बर्तरी लेंगे ना, आप अददी तादाद से बर्तरी लेते हैं और कोई तरीका नहीं है। लोग वोट गिने जाते हैं ना, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। एक आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर जी इत्तेफाक राय से चीजें हो जाए, बहुत अच्छी बात है कि हो जाए, लेकिन जरूरी उसके लिए ये है कि आपका हुकूमत और अपोजिशन का मामला एक जगह पर इकट्ठा होना। यहाँ मसला क्या था? यहाँ मसला ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के मामले में अपोजिशन जमातों का ख्याल ये था कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट पीटीआई को आएगा, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ईवीएम पे भी उनका ख्याल ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो मामला है, मैं आपको बताऊं, हम सब इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं ना, 85 से कर रहे हैं। मुझे बताइए ठप्पे कैसे लगते हैं? आप मुझे बताइए कैसे कैसे लोग जो हैं आज भी 2018 के इंतखाबात में भी लोग शिनाख्ती कार्ड पकड़ लेते हैं अपना बड़ी तादाद में और खुद मोहर लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक डिजिटल तरीके से वोटिंग होगी तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा जो कुछ होता रहा है? और हमारे कबायली लोग, हमारे यहाँ जो देहातों के अंदर जो वोट पड़ते हैं वो सबको पता है, यहाँ तो मुर्दे भी वोट डाल जाते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था, इसको अपोजिशन जमातें अपने लिए खतरा समझती थी। इस खतरे की वजह से उन्होंने ईवीएम की और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की मुखालफत की। लेकिन हुकूमत ने साबित कर दिया कि ना सिर्फ वो मुत्तहिद है, बल्कि इन इशूज से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर एक नई जदीदियत और एक नई जहद जो है वो मुतारिफ करवाने साहब, जैसे सलमान साहब ने, खालिद साहब ने कहा कि भाई ये थ्रू पार्लियामेंट हुआ है। ये अच्छी बात है कि हुकूमत ने एक जो है जमहूरी और पार्लियामेंट का आइनी तरीका अख्तियार किया है। अपोजिशन का जिक्र किया दोनों ने कि अपोजिशन जनाब अपने अंदर उनकी सफ़े दुरुस्त नहीं है। तो भाई अंदर सफ़े दुरुस्त तब होंगी जब पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होंगे। जब अपोजिशन को डायरेक्ट करेंगे जाती उमरा से, लंदन से और बिलावल हाउस से, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? या मौलाना फजल रहमान जब बाहर के कुफ्ते उनको करेंगी तो वो अपना कैसे अपना रोल प्ले करेंगे? तो मैं इससे मैं एग्री करता हूँ कि मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात तब होना चाहिए जब ये पार्लियामेंट के अंदर अपना स्टैंड दें। जब पीछे से डोरियाँ ले आई जाएंगी तो फिर वो अपना कैसे अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, बात ये कि हमने कल अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। और वो उनका बयानिया जो उन्होंने कुछ दिन से कायम किया हुआ था कि जी अब हमने हुकूमत को 2 बिलों में शिकस्त दे दी है और अब हम पार्लियामेंट में इनकलाब लेके आएंगे। मुझे वो गालिब का एक शेर है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। ठीक है ना, हम भी सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। मुझे एक माजी का वो माजी के झरोकों से इजाजत हो तो मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ। माजी के झरोखे तो मेरे ही होते हैं। जी, तो मैं इसीलिए आपसे इजाजत ली। मैंने कहा ये आपके राइट्स आपके नाम में, तो मैं कहा उसमें से बीच में से वो आपको याद होगा एक दफा गोगा गुजरावालिया का और झारे का मुकाबला हुआ था और बड़ा ही रोला पड़ा था कि गोगा गुजरावालिया ये कर देगा वो। तो हम भी गए बड़े शौक से। अभी मैं बैठा भी नहीं था तो पता चला कि गोगा टह गया। तो बात यह कि यही कल हुआ कि जो असल देखें, इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी, कल भी मैंने कहा आज भी कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को जो प्रॉपर सियासतदान साबित किया वो ये कि उन्होंने अपनी गलतियों का जायज़ा लेके उन गलतियों को दोहराया नहीं और उन गलतियों का खात्मा करके
वो आगे बढ़े और उन्होंने कामयाबी हासिल की। हमें एक अगर इजाज़त दें तो कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ईवीएम एक शैतानी मशीन है, तो मुझे याद आया कि जब शुरू में लाउड स्पीकर आया था ना, तो उलमा कहते थे कि ये शैतानी चीज़ है, इसे इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जब तस्वीरें बननी शुरू हुई तो फिर कहा कि ये तो शैतानी काम है, तस्वीरें नहीं बननी चाहिए। फिर उसके बाद आगे जब हुआ तो फिर अभी ताज़ा तरीन रुयत हलाल वाला, जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई साइंस के तो अगले 100 साल का बता रही है कि कब चांद गिरन होगा, सूरज गिरन होगा, तो ये कैसे नहीं पता चल सकता कि चांद कब नजर आएगा। उसके ऊपर फिर जो सिक्का बंद ये थे खड़े हो गए और उसके बाद आखिर में मानना पड़ा कि हाँ साइंस जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई शैतानी मशीन कहें या कुछ भी कहें, वो एक बंदा है ना इलेक्शन में, उसने आके कहा कि देखिए पुत्र रुकैया बीबी दा वोट पै गया, उन्होंने कहा हाँ पै गया, कहता फिर पा गई है, तो उन्होंने कहा कौन है, कि जी आपकी बीवी है, मेरी बुढ़ी है, तो उन्होंने कहा तो मिलते क्यों नहीं, कहते वो तो मरे हैं, उन्होंने 50 साल हो गए ने, वोट फिर भी पा जाती है। राणा साहब ये तो, जो ईवीएम मशीन है हाँ। ये मशीन भी जो है इसमें भी जो बुनियादी रोल है फवाद चौधरी साहब का, जब वो बतौर मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर बहुत उन्होंने काम किया। हाँ फवाद चौधरी साहब को क्रेडिट है ना, और वो रुयत हलाल वाला भी जो है। अब सलमान साहब 70 साल बाद, जैसे शफीक ने कहा कि पाकिस्तानियों को 90 लाख पाकिस्तानियों को 115 ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं, और लतीफ़ा ये है कि आप जेल में से इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप लंदन के अंदर बैठ के असाइलम लेके और वहां से सियासत कर सकते हैं। तो वो जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है उनके ऊपर पाबंदी है कि जी वो वोट डालेंगे तो पता नहीं क्या मत आ जाएगी। ना सिर्फ ये लोग लंदन से बैठ के पाकिस्तान का इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं, लंदन में प्रॉपर्टियां बनाकर पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में माशाल्लाह क्या शानदार ख्यालात कल बिलावल साहब ने पेश किए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने पेश किए हैं। लगता है जैसे उनके कोई वाकई उनको चुभन हुई है बाकायदा इसके ऊपर। और आप देखिए इतराफ जो है, अभी वोटिंग नहीं हुई, अभी काउंटिंग नहीं हुई, दोनों ने कहा हम अदालत जा रहे हैं। आपको पता था कि आप हार रहे हैं, पहले से उनको अपनी शिकस्त का पता चल गया था कि इस वोटिंग पैटर्न के वोटिंग के मैकेनिज्म में हमें कामयाबी नहीं मिलनी। अच्छा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट देने की बात है, देखिए सब मानते हैं ना कि उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में खड़ा करने के बाद। अच्छा, अगर आप उनको वोट का हक दे रहे हैं तो सवाल यह कि उसके मैकेनिज्म पे अगर आपको इख्तलाफात हैं तो वो तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। बुनियादी प्रिंसिपल जो है वो तो ये है ना कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं, लेकिन ये क्या मंतक हुई, बंदा रहता है फ्रांस में वोट डालेगा वो यहाँ पर, बंदा रहता है अमेरिका में वोट डालेगा यहाँ पर। भाई जब आप उनके मामलात के साथ अपने आप को इंगेज करते हैं तो क्यों नहीं आप उनको वो ऑनरशिप देने के लिए तैयार है। मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई ने अपने मैंडेट में, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इन दो चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और आज देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर भी और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो बड़ा मुतालबा था उनको वोट का हक मिलने वाला, वो मामला आज कानून साजी के कॉन्टेक्स्ट में पूरा हो चुका है। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन के मसाइल है। मैं अब भी कहता हूं कि अगर अपोजिशन के पास कुछ और तजावीज़ है इंप्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लाइए, इलेक्शन कमीशन बैठ जाए, हुकूमत बैठ जाए, अपोजिशन बैठ जाए, उसका मैकेनिज्म तैयार कर ले। हाँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप या ओवरसीज पाकिस्तानियों से सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के तो शहरी नहीं है, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, फिर आप उनकी पाकिस्तानियत को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। अहमद पनसोटा साहब सीनियर कानूनदान है, वो हमारे साथ हैं, मैं जरा उनसे भी इस पर राय लें। अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा, मुश्तरका इजलास में जो बिल की मंजूरी है, अब आप समझते हैं कि आईनी रुकावटें दूर हो गई, कानून साजी हो गई, जरा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी हुकूमत? जी बिल्कुल, अगर आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं समझ के आज बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं दे हैव गॉन थ्रू, और उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने जब ये वज़ीर आज़म नहीं थे जो वादे किए हुए थे, आई बिलीव ही हैज़ बीन एबल टू डिलीवर ऑन दोज प्रॉमिसेस, और उसमें बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है उसका बिल, और उस बिल का पास हो जाना, फिर उस पर उसमें मुनासिब नंबर्स आना, और फिर अपोजिशन के मेंबरान का पेश ना होना। लोग इसको डिफरेंट निगाह से देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जी शायद उन मेंबरान को मैनेज किया या जो भी किया, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है
है जी। डेमोक्रेसी स्पिरिट तो यही है कि हर मेंबर अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्शियस इस्तेमाल करे और अगर कोई चीज अच्छी है उसको सपोर्ट करे, जो चीज उनको नहीं पसंद तो ना सपोर्ट करे। ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। आर्टिकल 63A जो है, जो ये कहता है कि आप स्लो टॉकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुलभूषण यादव के हवाले से जो कानून साजी हुई है उस पर अपोजिशन बहुत बयानात दे रही है, ये असल में क्या है, जरा थोड़ा सा हमें समझाइए। मैं समझता हूँ जी कि कुलभूषण यादव वाला बिल जो है वो जरूरी से ज्यादा हमारे ऊपर एक लीगल बाइंडिंग थी, पाकिस्तान के आइन के तहत थी और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनके तहत थी। जब हमने बाय कंसेंट जुरिस्डिक्शन दे दी है तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। उसके लिए फिर ऑफ कोर्स कानून साजी करने का एक पूरा प्रोसेस था जो फॉलो कर रहे थे। उसके ऊपर भी ऑपोजिशन ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया कि शायद इंडिया के जो साथ मिल गए, ये है वो है। दीज आर लीगल ऑब्लिगेशन जिनको कोई भी जी श्योर आदमी जो है रिगार्डलेस ऑफ हिज पोजीशन के पार्लियामेंट में है, ऑपोजिशन में है, कहीं पर भी है, वो तो एक हमारी बाइंडिंग है, हमारे पर इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग है जिसको हमें फॉलो करना है एंड दैट हैज बीन फॉलोड। मेरे नजदीक जो आज की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बिल थ्रू हुआ है वो एंटी रेप जो है ऑर्डिनेंस था पहले, वो एंटी रेप बिल 2021, वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अगर पीटीआई की गवर्नमेंट पे कोई सर का ताज है तो वो बिल है। उस बिल पे बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया है बैरिस्टर मलिका बुखारी ने और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खुद सुपरवाइज कर रहे थे, फिर उसके तहत एक स्पेशल कमेटी भी बनाई गई थी। मुझे मौका मिला उस स्पेशल कमेटी के मेंबर बनने का और हमने उस कानून को बड़े तरीके से गौर से देखा था। रेप के कानून को हमारे जो लेटेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक, सलमान राजा जजमेंट के मुताबिक आके वो लॉ लाया गया था और फिर जस्टिस अलीजा बाजवा साहब की हाईकोर्ट में जजमेंट थी, वो भी उसके ऊपर बड़ी तफसीली सैर हासिल थी। तो ये लॉ सबसे ज्यादा जरूरी था जो खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए, और खवातीन अगर आज के सेशन में से कोई चीज टेक अवे है तो वो ये लॉ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और अमजद खान नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं और वो स्पीकर की अदम मौजूदगी में, डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं पंजाब कौमी असम्बली के अंदर, इजलास की सदारत। तो इस हवाले से खासे अहम है वो, तो मैं कहा जरा उनसे भी बात की जाए। खान साहब, जो क्रेडिट किसको देंगे, कल इतनी आपने अच्छे प्लानिंग से कामयाबी हासिल की? इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले पाकिस्तान को देता हूँ, पाकिस्तान की आवाम को देता हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इसके वाकई हकदार हैं, जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि अल्लाह ताला ने। और फिर मैं समझता हूँ अपने तमाम इत्तेहादियों को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, और मैं समझता हूँ कि उन पाकिस्तानियों को भी जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो, जो 74 साल में होता आया है वो अब तब्दील हो। हम ऐसे निजाम की तरफ, ऐसे इंतखाबी निजाम की तरफ बढ़े जिनमें हकदार को अपना हक मिले। अच्छा सर, ये बताइएगा, कल खासी हंगामा आराई हुई और पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने स्पीकर साहब के साथ भी खासा बुरा सलूक किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो नॉर्म्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए था। आप लोग तवक्को कर रहे थे कि इस तरह होगा और उनको लगता है कि ये सारा मनसूबाबंदी से हुआ? देखिए, पिछले 3 सालों के अंदर जो है वो अपोजिशन जो कुछ करती आ रही है कि ना वो लॉजिकल बात करती है और ना लॉजिक से डिबेट सुनती है। वो उनका एक ही एजेंडा है कि ईवान, वो जो बात करते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, तो बातों से तो वोट को इज्जत नहीं मिलती। वोट को इज्जत मिलती है कि आप जो है वो पार्लियामान को समझे और पार्लियामान के तकद्दुस का ख्याल रखें। अच्छा, अब बहुत शुक्रिया सर। अमजद साहब हमसे बात कर रहे थे। खालिद साहब, ये जो कानून साजी हुई है हमारे भाइयों के लिए, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है मईशत में, आप समझते हैं कि इससे एक तो उनको एतमाद मिलेगा और ऑनर भी मिलेगी? यार, वो लोग वो हैं जो मुश्किलें सह के, तकलीफ़ें सह के, वहाँ पे दयारे गैर में बदतरीन हालात को देखते फेस करके। और एक जुमला और मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने, शफीक साहब आपने भी देखा होगा कि जितने वो लोग मुहिब्बे वतन होते हैं, जितने वो वतन से मोहब्बत करते हैं, जितने वो टची होते हैं पाकिस्तान से, हम लोग शायद उतने नहीं होते।
अच्छा देखिए राणा साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 90 लाख शफीक साहब लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनको ये वोट का हक जो है PTI की हुकूमत ने दिया है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर उनका देखिए किरदार क्या है पाकिस्तान की मीशत के अंदर। पिछले साल एक माली साल के दौरान 30 अरब डॉलर जो हैं वो ज़र मुबादला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भिजवाया, और हमारी मीशत की जो सूरत हाल है उसमें हमारा सबसे बड़ा जो ज़र मुबादला का सोर्स है इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनसे भी ज़्यादा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो रकूम है वो जो पाकिस्तान भिजवाते हैं। देखिए इसमें PTI की हुकूमत ने ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वादा किया हुआ था कि वो उनको वोट का हक दिलाएंगे, और जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी माजी में उनसे ये वादे कर चुके हैं, लेकिन आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बिल की मुखालफत क्यों की जा रही है? सवाल ये पैदा होता है। मुखालफत इसलिए की जा रही है कि सिर्फ कौमी असम्बली के 20 हलकों के अंदर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट है ये फैसला कुन वोट है, और इन वोटों के अंदर जो रुझान है अक्सरियत का वो PTI की तरफ से है। तो इस वजह से वो ये नहीं कह रहे थे कि वो उनको वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते थे कि रिजर्व सीटों जो की बुनियाद पर जो है ओवरसीज़ को दे दे। इस तरह अगर वोट दिया जाएगा तो वो बराह रास्त उससे अपोजिशन मुतासर होती है, इसलिए मुखालफत। ठीक है, अमजद चौधरी साहब हैं लंदन में, हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो उनसे मैंने जब पूछा कि जी क्या सिचुएशन है तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों के तासुरात हमें भेजें। अमजद साहब क्या कहते हैं पाकिस्तानी इस हवाले से कल की जो कानून साजी हुई है? जी राना इसार साहब, आपने पूछा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वोट का हक मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ के एनालिसिस करने की बजाय मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको लोगों के बीच में लेके जाया जाए और उनके जो एहसासात और सेंटिमेंट्स हैं वो आपको और आपकी ऑडियंस को सुनाए जाएं। देखें, एक तो जो ओवरसीज़ वोटिंग राइट का आपने कहा है, इस पे तो खान साहब डे 1 से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम के लिए एक कामयाबी है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत अरसे से दुआ गो थी कि हमें ये राइट मिलना चाहिए बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी। नहीं, हम तो बहुत प्राउड ऑफ हुए हैं कि हमारे पाकिस्तानियों को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी आगे जाने चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन को भी पास करना चाहिए। हमें जो वोट का हक दिया गया है ये एक फर्स्ट स्टेप है। हमारी मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में होनी चाहिए, असम्बली में होनी चाहिए और अपर हाउस में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है, जो इसमें जो है ना धोखा नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, जो इलेक्शन है ना सही फेयर होंगे, और जो इमरान खान ने जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तानी तो खुश हैं, उनको तो एक सुनी गई, उनको तो एक जैसे कहते हैं रिकग्नाइजेशन मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चौधरी कहा है, इस कमी को भी आपने चौधरी कह दिया, शुक्रिया। खालिद साहब से आपकी मोहब्बत इसमें जाहिर हो रही है, और किसी से सलमान साहब को भी चौधरी कह दीजिएगा। अब देखिए पुलिस जो इसमें नेगेटिव सियासत कर रही है, नेगेटिव सियासत इसलिए कर रही है, वो समझते हैं जो 90 लाख वोट हैं वो सब उनके खिलाफ जाए पड़ेंगे। बजाय इसकी आप कैंपेन करें, उन्हें कन्विंस करें कि हम भी आपके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे, उन्होंने ये समझ लिया, तय कर लिया कि ये 90 लाख वोट जो हैं ये PTI के बक्स में जाएंगे। तो आप नेगेटिव सियासत ना करें, आप पॉजिटिव सियासत करें। जनूबी पंजाब क्यों मुखालिफ हैं? इससे मुखालिफ है कि वो समझते हैं अगर वो सूबा बन गया तो वो या पीस पार्टी को फ़ायदा जाएगा या PTI को जाएगा। तो सियासत पॉजिटिव करें, बाकी आप जो अपना मर्जी अब करें, लेकिन सियासत पॉजिटिव करें, उन लोगों को बताएं। मेरा ख्याल जो आपने क्लिप चलाया, जो मैं कल से देख रहा हूँ, एक मखसूस मीडिया जो है, फिर मैं नाम बार बार नाम लेके, अगर उनको शर्म नहीं आती लेकिन हमें नाम लेते हुए शर्म आती है, वो इसको भी नेगेटिव अपना पोर्ट्रे कर रहे हैं। यानी उस क्या कोई जो हमारे अपना समंदर पार पाकिस्तानी हैं इस तजवीज़ की मुखालफत कर सकते हैं? उसमें भी उन्होंने कीड़े निकाल लिए, 2-4 क्लिप ऐसे चला दिए। और जो देखे ना पूरा बाहर के पाकिस्तानी अखबार देख लें, सब बहुत वेलकम कर रहे हैं, बल्कि वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब सलमान साहब ने ठीक कहा कि आप बाहर बैठ के लंदन की सियासत कर सकते हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं, जेलों में बैठ के आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो बिल्कुल अब ठीक है, हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर होता है उसे वतन की कदर होती है। तो अपोजिशन को मैं ये कहूँगा पॉजिटिव सियासत करें, उन्हें कन्विंस करें कि हम भी आपके लिए बिल्कुल करेंगे। सर आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल ने भी और वो हाफिज साहब जो है मौलाना फजल रहमान के बेटे, उन्होंने कहा अब हमारी जंग जो है ना वो अदालत के अंदर होगी। तो आपको क्या लगता है ये अदालत जो है वो इस सारे मामले में क्या रोल प्ले करेगी, और क्या पार्लियामेंट की बनाई हुई कानून साजी उसको किस तरीके से अदालत में लेके जाया जा सकता है? ये भी छोड़ें,
सलमान साहब, मैं तो आप तीनों से एक सवाल करता हूँ। अगर आपने अदालत जाना है तो आपके वो दावे कहाँ गए जिसमें आप कहते थे कि पार्लिमानी सियासत पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए? वो दावे कहाँ गए जिसमें आप कहते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? वो दावे कहाँ गए जिसमें आप कहते थे कि हमने अपने मसाइल पार्लियामेंट में हल करने? वो दावे कहाँ गए जिसमें आप कहते थे कि सबसे मुकद्दस प्लेटफॉर्म कौमी इश्यूज के ऊपर बात करना पार्लियामेंट है? वो दावे कहाँ गए जिसमें आप कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर हम अपनी मर्जी की कानून साजी करेंगे क्योंकि हम अक्सरियत में? अगर आप के खिलाफ कानून साजी हो जाए तो आप कहते हैं अदालत में जाएंगे, और अगर आपके 2 बिल का में आप कामयाब हो जाएं तो आप कहते हैं कि ये जमहूरी रवायत की जीत है, ये जमहूरियत की फतह है। और अगर आपके अपने बंदे ही ना आए, आपके अपने बंदे गायब हो जाएं तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? आपकी अपनी स्ट्रेटजी कमजोर हो तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? तो मैं ये समझता हूं कि, लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। कल मैंने शफीक साहब आपको भी फोन पे कहा था कि कल बिलावल साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी हम अपनी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे और हम बाहर की सियासत नहीं करेंगे। बाहर की सियासत से मुराद उनकी थी कि हम लॉन्ग मार्च ये वो, उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के अंदर ही रह के सारा कुछ करेंगे और हम वहीं पे करेंगे। ये सब पॉजिटिव साइंस। और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अदालत में जाएगी। बयानात की हद तक सब कुछ ठीक है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट पे यकीन रखती है, मेरा ये खुशगुमानी है कि वो रखती है और वो इसी पे रहेगी, ठीक है ना? तो मैं ये समझता। अब मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो करना चाह रहा हूँ सर, वो ये कि कल आपने थोड़ा सा छेड़ा उस बात को, तो कल को जो हमारे कुछ सहाफ़ी थे उनके कल ट्वीट भी आपने मुझे भी शेयर किए। वो एक खातून, क्या नाम है उनका, आसमा शिराजी। मैं ये पहले ये समझा, मैंने उस पर तस्वीर पे ऐसे अंगूठा रख के मैं समझा कि ये कोई नून लीग का वर्कर है दिल जला, जिसका वो ट्वीट है। उसके बाद आज कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई। अमीर साहब के तो हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सलमान गनी साहब। आज उनका एक तजिया है, वो कहते हैं कि कलभूषण की अपील से मुतालिक बिल की मंजूरी ने चौंका दिया और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुर्तकिब भारतीय जासूस को NRO दे दिया गया। अभी हमने पनसोटा साहब से बात की, उन्होंने ये बताया कि इसका असल बैकग्राउंड क्या है। और आप शफीक साहब, आपको याद होगा कि हम इंटरनेशनल आलमी अदालत में केस अपना हार चुके हैं और उनके कहने के ऊपर हमें अगर जो मैंने आईनी माहिरीन से बात की, उनका ये कहना था कि अगर हम ये ना करें तो वहां से 1 साइडेड फैसला आ जाना था। और 1 साइडेड फैसला हमारे लिए सुबकी का बायस होना था। तो क्या खालिद साहब, क्यों हमारे जो लिखने वाले हैं, जो तजिया निगार हैं, इसके बाद मैंने ब्रेक लेना है, एक जुमला आप तीनों से लेके, क्यों नहीं हालात का सही इदराक करते और क्यों नहीं पूरे पर्सपेक्टिव के साथ बात करते? देखिए, सलमान गनी साहब हमारे दोस्त हैं, हमने बड़ा अरसा, तवील अरसा इकट्ठे काम भी किया है। लेकिन चूँकि उनका जो तजिया आज कुलभूषण पर जो शाया हुआ है, उसमें लगता है कि उन्होंने जो अपोजिशन की लाइन है उस लाइन को जो है वो लेकर तजिया लिखने की जो है वो कोशिश की है। हालांकि असल हक़ाइक़ ये हैं कि ये हमारी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी कि इस हवाले से कानून साजी की जाती, और उसकी भी आगे देखिए, एक तरफ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये हदायत दी गई थी और दूसरा हमने जनेवा कन्वेंशन पर साइन किए हुए हैं और हमारी ये जिम्मेदारी थी कि इस हवाले से कानून साजी की जाती, क्योंकि उसकी बुनियाद पर हम बड़ी जो है GSP प्लस और दीगर हमारे कई मसाइल हैं बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी ट्रेड के हवाले से, वो मुतासर हो सकते थे। तो इस हवाले से ये जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी जो जिम्मेदारियाँ थी, जो ऑब्लिगेशंस थी, उनको पूरा करने के लिए ये कानून साजी की गई है। तो इस हवाले से हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको भी इस तरह हमारा पाकिस्तान का जो मफाद है उसको सामने रखना। सलमान साहब, देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो पार्लियामेंट में काउंटिंग से पहले हमारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्टों ने, जिसमें नजम सेठी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हुकूमत ने EVM से विड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं, भी चला है। हाँ जी, टीवी पे भी चला। अच्छा, ये जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना फेक न्यूज़, अब यहाँ ये एनालिसिस होना चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं जो वक्त से पहले ऐसी खबरें निकाल के लेके आते हैं जिससे एक प्रोपेगेंडा बनाना होता है। एक तो काम ये हुआ। दूसरे नंबर पे जब वो EVM शामिल हो गया तो आप अपोजिशन तो कहना कि ये स्याह दिन है, समझ आती है, क्योंकि हर अपोजिशन ये कहेगी। हमारे जर्नलिस्ट शुरू हो गए सारे के सारे उसके ऊपर और बिलडोज कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, काउंटिंग हुई है ना सर,
10 लोग आपके कम, अपोजिशन के कम हुए ना, अब वो 10 लोग आपके कम हुए हैं, काउंटिंग हुई है, एक लीगल प्रोसेस से, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के साथ वो सारा नतीजा आया है। आप कह रहे हैं जी बिल्डोज कर दिया गया, कैसे बिल्डोज कर दिया गया? फिर आप कहा जी ये जमहूरियत के ऊपर जो है ना शब खून है। अच्छा, कैसी जमहूरियत पे शब खून है? अगर पार्लियामेंट उसको मंजूर कर रही है तो फिर वो कैसे शब खून हो जाता है? असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब हम टोपियां पहन लेते हैं ना, और वो टोपी पहन के हम अपोजिशन के स्पोकमैन पर्सन बनने की कोशिश करते हैं, और हमारे बहुत से जर्नलिस्टों की मैंने रात ट्वीट देखी है, मुझे ये लग रहा था कि जैसे वाकई वो किसी एक पार्टी के तौर पर आते हैं। अब मसला ये है कि एक आपने भी सुबह एक बड़ी अच्छी बात की, एक है खबर, खबर के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा ना, खबर ऐसी ही होगी जैसे है, तजिया करते हुए आप अपनी अपनी चीज़ों। अब यहाँ यह है कि खबर के ऊपर भी डंडी मारी जा रही है, तजिए के अंदर भी डंडी मारी जा रही है, और साबित ये किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कल कोई बहुत बड़ी डकैती हुई है जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में, ये साबित किया जा रहा है कि जैसे पार्लिमानी पॉलिटिक्स को कल कत्ल कर दिया गया है। मैं ये कहता हूं कि हमारे ये दोस्त हजरात जो है ये थोड़ा सा जरा एनालिसिस करें, इस बात को एनालाइज करें कि जो ये काम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब किसी इंडिविजुअल को नहीं हो रहा, ये पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है जो हमारे दोस्त कर रहे हैं। साहब देखें, जब मीडिया या जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं ना सियासी जमातों के, फिर मीडिया के इदारे भी बन जाते हैं। चले इंडिविजुअल की हद तक तो आपकी जाती पसंद नापसंद हो सकती है, वो भी बन जाते हैं। और वो देखिए, आप माली करप्शन, अखलाकी करप्शन बहुत बुरी है, इसको सदेबाब होना चाहिए। लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअल करप्शन करते हैं ना, ये जो किसी पार्टी का आलाकार का कासालेस बन जाते हैं और उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन करते हैं, क्योंकि लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको देखते हैं, लोग इनको पढ़ते हैं। जब अपने वो तहरीरों में, अपने तजिए में, टीवी पे या सोशल मीडिया पे अपनी ये चीज़ें देते हैं तो लोग उनको पढ़ते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है। कम से कम आप सलमान साहब बिल्कुल ठीक है कि आप खबर को खबर के तौर पर दें, लेकिन तजिए में आप जो आपने एनालिसिस करना अपनी मर्जी का करें। तो ये जब तक इंटेलेक्चुअल करप्शन ख़त्म नहीं होगी ना, उस वक्त तक ना हम फिर मीडिया उसमें मीडिया अपना एतबार खो देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। उससे मीडिया अपना एतबार खोता है, फिर हम कहेंगे साड़ी को सुनता नहीं, हमें फ़ोन नहीं आते। आपको याद होगा कि जब हम परेड में थे हमें फ़ोन आते थे, अब फ़ोन क्यों नहीं आते? भाई आप देखें ना, आप हमारे कारी के पास, हमारे नाज़रीन के पास मुख्तलिफ डाइवर्शंस हैं, वो देखता है कि कौन क्या कह रहा है। जब आप एक ही बीन बजाते जाएंगे तो एक बीन बजाते बजाते आप तो मौसीकी के दिलदादा हैं, कब तक सुन सकता है बंदा? इसलिए हकीकत में आए, और हकीकत जो है वो हकीकत को एक ट्यून नहीं होती। ये करते हैं अपने जो आका है ना, सो कॉल्ड आका, उनकी अपना ट्यून पे डांस करते हैं। और मीडिया जब तक आप इंडिपेंडेंट तजिया नहीं करेंगे, खबर को खबर नहीं समझेंगे, तो फिर आपका कल इतबार कोई नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहत को जूते की नोक पे रखते हैं। ये देखना है कि उनके पास पार्लिमानी जूता है भी कि नहीं, कि नंगे पैर फिर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं जरिया राजपूत। हम बात करेंगे हर उस खबर पर और हर उस वाक़े पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम सब से है। हमारी मजहबी और माशरती अक़दार से है, पाकिस्तान से है। इस दौरान जिंदा करेंगे गुजरे हुए ऐसे लम्हात को जो आज भी हमारी हंसी यादों का हिस्सा है, और रखेंगे नजर मुस्तकबिल पर कि हर आने वाला नया दिन पूरी कौम को क्या पैगाम दे रहा है।
जी वेलकम बैक नाजरीन। सलमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज एक बयान मुख्तलिफ अखबारात में छपा है कि इंतखाबी इस्लाहात को जूते की नोक पे मारते हैं। तो मैं वैसे पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबी इस्लाहात पार्लियामेंट से हुई हैं और पार्लियामेंट का एहतराम जो है और पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम, क्योंकि उसमें पूरी कौम के नुमाइंदे ना सिर्फ बैठे होते हैं बल्कि उनके जो इजलास हो रहा है उसके ऊपर पूरी कौम की खून पसीने की कमाई जो है वो लग रही है। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि इंतखाबी इस्लाहात तो छोड़ें, वो तो इस पार्लियामेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस पार्लियामेंट को जाली पार्लियामेंट कहते हैं और उस जाली पार्लियामेंट में अपने बेटे को भी बिठाया हुआ बड़े शान शौकत के साथ। सवाल यह है कि आप किस हैसियत से इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर सकते हैं। इंतखाबी इस्लाहात का मतलब यह है कि आप जो इस वक्त की सिटिंग पार्लियामेंट है आप उसको डिसोन कर रहे हैं, वहां अपोजिशन बैठी हुई है उसको डिसोन कर रहे हैं, आप हुकूमत को डिसोन कर रहे हैं और जो कवानीन अपोजिशन के हक में हो रहे हैं आप उसको भी डिसोन कर रहे हैं। मैं असल में देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है ना वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है और उसकी वजह है 2013 में भी डकैती हुई, 2018 में भी डकैती हुई केपीके के अंदर। यानी उनका पूरा मैंडेट जिसको वो समझते थे कि मेरी बड़ी अजानादारी है केपीके के अंदर, वो वहां से उनसे छीनी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको चारों शाने चित किया हुआ है। अब सवाल यह है कि वो अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब पार्लिमानी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात करके फजलुर रहमान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फजलुर रहमान को धचका लगता है कि वो तो चाहते हैं कि बाहर तमाशा लगे, वो चाहते हैं कि सड़कों पे मेले लगें, वो चाहते हैं कि धरने और लॉन्ग मार्च हो और मैं बड़ी जोरदार किस्म की तकरीरें करूं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो अब वो तकरीर नहीं कर सकते। तो इसलिए इनका ये कहना कि इंतखाबी इस्लाहात, उनसे कहें कि अगर आप इतने ही इस पे कायम है तो जरा पीडीएम के सरबराह है ना, पीडीएम में शहबाज शरीफ को कहे ना कि आज के बाद आप पार्लियामेंट के अंदर ना जाएं और कहे ना कि पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म के प्रोसेस का आप हिस्सा ना बने, क्योंकि हम तो इसको मानते नहीं है। लेकिन उन्होंने ना उनकी पहले मानी है ना अब वो मानेंगे। ये तो कह रहे थे कि आप असम्बलियों से जाके हलफ तक ना उठाएं और उसके बावजूद लोग गए, पीपल्स पार्टी ने कहा हम आपकी बात नहीं मानते। तो मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे इस वक्त उनकी जो सियासी महरूमी है ना, और वो सियासी महरूमी इक्तदार की महरूमी है, वो उनको सुकून नहीं देना देती। इसमें आपने क्या फिक्रा बोला था, क्या कहा, किसको उन्होंने जूते की नोक पे रखा? पार्लियामानी इस्लाहात को। असल में उन्होंने जूते की नोक पे रखा अपने बेटे को, जूते की नोक पे रखा है शहबाज शरीफ को, जूते की नोक पे रखा है बिलावल भुट्टो को। अगर इतना ही उनको ख्याल था तो ये इस कार्रवाई में हिस्सा ना लेते। जब वोटिंग हुई है, यस नो हुई, डिवीजन हुई है, दोनों एक तरफ हो गए। अगर आपने जूते के नोक पे रखना है तो अपने उनको समझाएं आप। सलमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप पीडीएम के सरबराह हैं तो उन्हें मना करें ना जाएं। तो ये वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ये कानून बन चुका है मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये कानून बन चुका है। अब इसी कानून के तहत जो आगे होगा होगा। अब आप इससे बाहर आ जाएं, उस ख्वाब खरगोश से बाहर आ जाएं। और ये फिर मैं ये देखिए अदालत का है ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है, तो पार्लियामेंट को भी अब कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कानून बनाना चाहिए कि जो एरा गहरा उठता है वो कोई जूते की नोक पे रखता है, कोई गालियां देता है। कल सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि मंदोखल ने जो स्पीकर के साथ किया, तो मैं पार्लियामेंटेरियन से कहूँगा, स्पीकर से कहूँगा कि पार्लियामेंट की तौहीन और स्पीकर की तो उसका भी कानून बनाएंगे, कोई गहरा गहरा उठ के ये आपके लिए मसला खड़ा ना करे। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, एक मैं आपको एक वो देता हूँ नुक्ता, उस पर आप बात कीजिएगा। ये जो बयानी की जंग नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ में चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके साहबजादे में भी बयानी की जंग चल रही हो और वो कहते हो कि तुम इस पार्लियामेंट में ना जाओ क्योंकि मैं इसने जूते की नोक पे रखना है, और वो कहते हो कि नहीं जी मैंने तो जाना है और मेरा जो आईनी हक है मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उनका लहजा बहरहाल सॉफ्टन है और वो पार्लिमानी रवायात के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके बेटे के अंदर भी बयानी की जंग चल रही हो? उनके जो बेटे हैं उनका रवैया जो है वो इसलिए मुस्बत है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, पार्लिमानी लीडर से मिलते हैं, अरकान असेंबली से मिलते हैं, उनका जो रवैया है वो सॉफ्ट इस वजह से है। तो मौलाना चूँकि पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं तो सबसे बड़ा तो दचका उनको उस वक्त लगा जब वो इलेक्शन में पार्लियामेंट से बाहर हो गए, और दूसरा बड़ा दचका उस वक्त लगा जब बिलावल जो है वो पार्लियामेंट से बाहर की जो अपोजिशन की सियासत थी उसको पार्लियामेंट के अंदर ले आए। और अब शहबाज शरीफ जो हैं वो भी मौलाना के हाथ से निकलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अब पार्लियामेंट के अंदर की सियासत की जो है वो बात करते हैं। राणा साहब, दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क। दूसरा वैसे मैंने जल्दी बात कर दी
दी है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक तरफ हम देखते थे कि नवाब नसरुल्लाह मरहूम जो हैं वो भी बड़े अपोजिशन के सियासी इत्तेहादों के हमेशा वो सरबराह रहे, लेकिन उन्होंने कभी पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ कभी बात नहीं की थी। हमेशा वो भी इलेक्शन हारते थे, वो भी इलेक्शन नहीं जीतते थे, इलेक्शन से बाहर होते थे, लेकिन इस तरह पार्लियामेंट की तदहीक जो है वो नहीं करते। तो तीसरा नहीं कहता कि शफीक ने जो बात की है कि पार्लिमान की तौहीन पर जो है वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पार्लियामान के अंदर एक इस्तेहकाक कमेटी जो है वो मौजूद है और वहां पर किसी भी रुकन की तरफ से इस हवाले से जो है वो इस्तेहकाक की तहरीक जो है वो पेश हो सकती है। जरा 3-4 मिनट रह गए, 2-3 इश्यूज रह गए थे, तो अगर आप तीनों मुझे इजाजत दें तो आइंदा आप जब दूसरा करें तो मैं नो बॉल करार दे दूं उसे। जी कंटिन्यू करें। अच्छा सर, रोजनामा जंग का इदारिया है और IMF के मुतालबात पे उन्होंने बात की है। वो कहते हैं ये 3 मुतालबात मंजूर हो गए और पेशगी इक़दामात से IMF से तमाम मामला तय पा चुके हैं और टैक्स की छूट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल इसका इसी सिलसिले का हिस्सा है और वजारत कानूनी की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की मंजूरी होगी और पार्लियामेंट में पेश होगा, वो पेश हो गया। अली साहब देखिए, ये जो अदारिया आज लिखा है, जंग अखबार की तरफ से लिखा गया है, इसके अंदर जो हमारे वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, ये असल में उनका जो बयान था कल उसकी बेस पर लिखा गया है कि 5 जो मुतालबात थे IMF के जो हैं उनकी तरफ से डिमांड्स की गई हैं, तो उसमें राना साहब जो 2 सिर्फ मुतालबात हैं वो रह गए हैं और उनमें से एक जो स्टेट बैंक के हवाले से था, खुद मुख्तारी के हवाले से, और दूसरा जो है वो जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनके हवाले से था। ये 2 चीज़ें रह गई हैं और 17 दिसंबर को चूँकि IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हो रहा है और उससे पहले हमें इस हवाले से जो है दोनों इकदाम जो हैं वो करने पड़ेंगे। ठीक है शफीक साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इनामुल हक साहब का कालम है पाक अफगान ट्रेड। अभी जब हम ब्रेक में थे आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहे थे कि वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल है और ये कालम भी उसी सूरत हाल के पस मंज़र में लिखा गया है। इनामुल हक साहब बड़े अच्छे लिखारियों में हैं और बड़ा वेल डेप्थ होती है उनकी तहरीरों में। उन्होंने देखा उन्हें वीज़ा इशू ब्रॉड, फिर अपना बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन हैं, फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर है, फिर पीस टॉक। दूसरा अब देखिए हम भी देखें ना आस्ता आस्ता दुनिया अफगानिस्तान को भूलती जा रही है। हम प्रोग्राम से पहले बात करते हैं मैं सलमान साहब से कि हम भी अपने प्रोग्राम में अफगानिस्तान इशू लेके आते थे, लेकिन अब जो है ना प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं लेकिन दुनिया से बाहर रही है, ग्लोबल जो हमारी वर्ल्ड है उससे बाहर आ रही है और वहाँ इंसानी इल्म में जन्म ले चुका है। तो इनामुल हक साहब, हम अपने प्रोग्रामों में दूसरे लोग इस तरफ तवज्जो दिलाते रहते, लेकिन मसला ये है कि जब तक UNO या आलमी कुफ्ते इसमें ना अपना रोल प्ले करेंगे उस वक्त तक इनका कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है खुदा न खासा, अल्लाह न करे, मेरे मुंह में खाक, अगर वहाँ फिर ये इंसानी इल्म में जन्म ले गया, उसका रिएक्शन जो है फिर उनके पास सिर्फ बंदूक है, फिर पूरी दुनिया रोएगी कि ये हो गया वो हो गया। हमें उस वक्त से बचना चाहिए, अल्लाह हमें उनका ख्याल करना चाहिए और उन्हें जो उनके हकूक हैं वो देने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान की हुई जीत। सलमान साहब, आप सोशल मीडिया पे माशाल्लाह खासे एक्टिव हैं और क्या कहते हैं ये टॉप ट्रेंड लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करता है और जो कल का टॉप ट्रेंड ये बता रहा था कि पाकिस्तानी इस कानून साजी से खुश हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक जुमला कहा था कि जब मैं मैदान में उतरता हूँ तो अपनी मुखालिफ टीम को देखकर अपनी हिकमत अमली बनाता हूँ और जीतने के लिए बाहर निकलता हूँ। तो ये जो कल जो कुछ हुआ है, मैंने इसमें जो 2 बातें जो निकली है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाली बात और ये इसकी अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली बातें जो निकली हैं, बहुत से लोग इस पर खुश हैं और तरीक़ाकार पे मैंने कहा कि इख्तलाफ हो सकता है। तो इसलिए जनरली आप देखिए कि पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर एक नई जहद का जो सामने आना और अब इसको ट्रांसपेरेंट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको ट्रांसलेट करना, ये चैलेंज होगा। लेकिन जनरली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो रवायती इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, उससे निकल के हमने ज़रा जदीदियत की बुनियाद पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जो गए हैं, मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा साइन है। इसकी राना साहब, इसकी एग्जीक्यूशन में मसाइल आएंगे, वो हल करने के लिए भी फिर इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत को मिलकर जो आप कह रहे थे ना वज़ीर आज़म ने कहा, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो शॉर्ट आपको सुनाऊं कि उन्होंने क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी कामयाबी के हवाले से। आज के दिन के हवाले से सर क्या कहते हैं? देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। नहीं जी, ये वज़ीर आज़म ने कहा
और एक जो प्लेयर के अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है वो आपको इसमें नज़र आई। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते मैं एक ख़बर आपसे शेयर करूंगा। ये रोज़नामा नई बात में रियाज अहमद सागर साहब की खबर है और उनका ये कहना है कि जो राना शमीम साहब थे, आज साबिक GB के चीफ जस्टिस, वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से 30 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेते थे और सारी मराहत मिला के 50 लाख रुपए बन जाती थी। और पिछले 20 माह के अंदर वो सिर्फ 1 माह के लिए यूनिवर्सिटी गए और 20 माह से वो सारी मराहत जो हैं वो ले रहे हैं। मेरा ख्याल है एक बयान हल्फी, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जानिब से इस पर भी आएगा। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।